नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। सत्ता की साझेदारी। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में ये न तो मुमकिन है और ना ही शायद सही है कि सारी की सारी ताकत सरकार के किसी एक हिस्से या किसी एक ग्रुप के हाथ में हो। सही कहा। मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच एक शक्ति का संतुलन, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, और आज हम जिन स्रोतों पर गौर कर रहे हैं वो इसी आइडिया को, मतलब पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी के विचार को समझने में हमारी मदद करेंगे कि भाई ये जरूरी क्यों है और अगर ये न हो तो नतीजे क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद साफ है। हमें ये समझना है कि सत्ता में सबकी हिस्सेदारी क्यों मायने रखती है और असल में ये काम कैसे करती है। इसके लिए हम दो देशों की कहानियों को देखेंगे। एक है बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। दोनों देश लोकतांत्रिक हैं। दोनों के सामने चुनौती भी एक जैसी ही थी, विविधता वाली। हम्म। लेकिन रास्ते रास्ते एकदम अलग चुने उन्होंने। हाँ, और इन कहानियों से, इनके विश्लेषण से हमें लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत पर कुछ बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम, छोटा सा देश यूरोप में, इतना छोटा कि हमारे हरियाणा से भी छोटा है क्षेत्रफल में। हाँ, और आबादी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, करीब 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर। लेकिन इस छोटे से देश की जो बनावट है, जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, वो काफी, कह सकते हैं, पेचीदा है। हाँ, काफी जटिल है। देखिए, वहाँ मोटे तौर पर 3 भाषाई समुदाय हैं। लगभग 59% लोग वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। अच्छा, 59% डच। हाँ, फिर करीब 40% लोग हैं जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ओके। और बाकी जो 1% बचे वो जर्मन बोलते हैं। लेकिन मामला और भी दिलचस्प हो जाता है राजधानी ब्रुसेल्स में, है ना? बिल्कुल। पूरे देश में देखें तो डच बोलने वाले बहुमत में हैं, 59%। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में कहानी उल्टी है। वहाँ वो सिर्फ 20% है। और 80%। 80% फ्रेंच बोलते हैं। बाप रे। तो ये जो जटिलता थी, क्या यही झगड़े की जड़ बनी? हाँ, बिल्कुल। यही असल में संघर्ष का कारण बनी। हुआ ये कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय था, वो तुलना में ज्यादा अमीर था, ज्यादा ताकतवर था, राजनीतिक रूप से भी। अच्छा। और इसका सीधा असर पड़ा डच भाषी समुदाय पर। उन्हें आर्थिक विकास का फायदा, शिक्षा के मौके, ये सब थोड़े देर से मिले। तो 1950s और 60s के दशक में इसी भेदभाव की वजह से दोनों समुदायों के बीच टेंशन, तनाव काफी बढ़ गया, खासकर ब्रुसेल्स में, जहां ये समीकरण बिल्कुल उल्टा था। तो ऐसी सिचुएशन में जहां टकराव बढ़ रहा था, बेल्जियम ने क्या किया, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या लड़ाई का रास्ता चुना या? नहीं, यही तो खास बात है बेल्जियम की। उन्होंने टकराव बढ़ाने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। बेल्जियम के नेताओं ने समझा कि देश की ये जो विविधता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो उन्होंने अकोमोडेशन का रास्ता अपनाया, मतलब सबको साथ लेके चलने का, सबको जगह देने का मॉडल। अकोमोडेशन? हाँ, और इसके लिए उन्होंने, आप सोचिए, 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 1-2 बार नहीं, 4 बार बदलाव किए। 4 बार? 4 बार संशोधन, सिर्फ इसलिए ताकि देश के अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग-अलग संस्कृति वाले लोग एक साथ शांति से रह सकें। ये तो सच में बड़ी बात है। मतलब टकराव टालने के लिए इतना एफर्ट। तो ये जो मॉडल बना, जिसे बेल्जियम मॉडल कहते हैं, इसकी खास बातें क्या थी? इसमें क्या-क्या किया गया? इसमें कई अहम चीजें थी। पहली तो ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार, उसमें डच और फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। अच्छा, संख्या बराबर? हाँ, और कुछ खास तरह के कानून तभी पास हो सकते थे जब दोनों भाषा समूहों के ज्यादातर सांसद उसके पक्ष में हों। मतलब कोई एक कम्युनिटी अकेले ही सारे फैसले नहीं ले सकती थी। अच्छा, मतलब एक तरह का वीटो पावर जैसा हो गया दोनों ग्रुप्स के पास कुछ मामलों में। चेक एंड बैलेंस। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह का चेक एंड बैलेंस। दूसरी बड़ी बात ये हुई कि केंद्र सरकार की कई सारी शक्तियां कम कर दी गईं, और वो शक्तियां देश के जो 2 मुख्य इलाके थे, फ्लेमिश इलाका डच बोलने वालों का और वेलोनिया इलाका फ्रेंच बोलने वालों का, वहां की राज्य सरकारों को दे दी गई। मतलब रीजनल गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर दी गई। बिल्कुल। और ये राज्य सरकारें अब केंद्र सरकार के नीचे नहीं थीं, उनके अधीन नहीं थीं, वो अपने फैसले लेने में स्वतंत्र थीं। और राजधानी ब्रुसेल्स, जहां फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, वहां क्या हुआ? ब्रुसेल्स के लिए एक अलग ही सरकार बनाई गई, और उसमें भी कमाल की बात ये कि दोनों समुदायों, डच और फ्रेंच, का बराबर प्रतिनिधित्व रखा गया। अच्छा, वहां भी बराबरी?
लेकिन फ्रेंच तो 80% थे। वो क्यों माने? वो इसलिए माने क्योंकि डच बोलने वालों ने केंद्र सरकार में बराबरी का सिद्धांत मान लिया था। तो ये एक तरह का गिव एंड टेक था, आपसी समझदारी, एक समझौता। ये तो काफी सोचा समझा संतुलन लग रहा है। पर मैंने एक और अनोखी चीज सुनी थी वहां, सामुदायिक सरकार। वो क्या थी? हाँ, वो इस मॉडल का एक बहुत ही यूनिक पहलू है। ये तीसरी तरह की सरकार थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये किसी इलाके के आधार पर नहीं चुनी जाती थी। तो फिर? ये भाषा के आधार पर चुनी जाती थी। मतलब डच भाषा बोलने वाले लोग, चाहे वो देश में कहीं भी रहते हों, वो अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनते थे। वैसे फ्रेंच वाले अपनी और जर्मन वाले अपनी। अरे, तो ये सरकार करती क्या थी? इस सरकार के पास कल्चर यानी संस्कृति, एजुकेशन यानी शिक्षा और भाषा से जुड़े जितने भी मसले थे, उन पर फैसले लेने का अधिकार था। बाप रे, सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लग रहा है। क्या ये सच में काम करता है? इतनी सारी सरकारें? कॉम्प्लिकेटेड तो है, इसमें कोई शक नहीं। शायद बेल्जियम के लोगों के लिए भी इसे समझना हमेशा आसान नहीं होता होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, ये सिस्टम कामयाब रहा है। कामयाब रहा है? हाँ, इसने बेल्जियम को एक बड़े सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसी स्थिति से बचाया। भाषा के नाम पर देश बट सकता था, वो नहीं बटा। और इसी स्थिरता, इसी सबको साथ लेकर चलने वाले मॉडल का ही नतीजा है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? ब्रुसेल्स में। ये इस मॉडल की सफलता का एक बड़ा सबूत है। वाकई। तो बेल्जियम ने दिखाया कि भाई कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, अगर नियत हो तो मिल बैठकर रास्ता निकाला जा सकता है। अब इसके बिल्कुल उलट एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कहानी देखते श्रीलंका की। हाँ, श्रीलंका एक द्वीपीय देश, आइलैंड नेशन, भारत के दक्षिण में। आबादी भी लगभग हरियाणा जितनी ही, करीब 2 करोड़। और बेल्जियम की तरह ही श्रीलंका में भी काफी विविधता है। अलग अलग समूह हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है सिंगला भाषा बोलने वालों का, आबादी में करीब 74%, और इनमें से ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। 74% सिंघला। और दूसरा ग्रुप, दूसरा बड़ा समूह है तमिल भाषियों का, वो करीब 18% है। इनमें ज्यादातर हिंदू हैं या मुसलमान, कुछ ईसाई भी हैं वैसे, जो सिंगला और तमिल दोनों में हैं। अच्छा, और शायद तमिलों में भी 2 अलग-अलग ग्रुप्स हैं? हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। इन 18% तमिलों में भी 2 हिस्से हैं। एक है श्रीलंकाई तमिल, जो वहीं के मूल निवासी माने जाते हैं, लगभग 13%। और दूसरे हैं भारतीय तमिल, जिनके पुरखे कॉलोनियल टाइम में, अंग्रेजों के जमाने में बागानों में मजदूरी करने के लिए भारत से लाए गए थे। अच्छा, तो यहाँ भी चैलेंज तो वैसा ही था, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग कल्चर, लेकिन श्रीलंका ने रास्ता बिल्कुल अलग पकड़ा। एकदम अलग। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, उसके बाद जो सिंगला समुदाय के नेता थे, जो जाहिर है बहुमत में थे, उन्होंने सरकार पर अपना दबदबा, अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। बिल्कुल, ये सोच के क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं तो देश पर हमारी ही मर्जी चलनी चाहिए, हम जैसे चाहें वैसे देश को चलाएं, भले ही इससे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी इच्छाएं, उनकी ज़रूरतें, उनकी भावनाएं नज़रअंदाज क्यों ना हो। और फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या कदम उठाए इस सोच के तहत? देखिए, सरकारें तो लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनी जा रही थीं, लेकिन उन चुनी हुई सरकारों ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनसे सिर्फ सिंगला समुदाय का दबदबा बढ़े। जैसे 1956 में कानून पास किया गया, 1956 का एक्ट। हाँ, उस कानून के जरिए सिंगला को देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज, एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। तमिल भाषा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, दरकिनार कर दिया। मतलब सीधा सीधा एक भाषा समूह को दूसरे पर थोपना। बिल्कुल। यही नहीं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए ऐसी नीतियां बनाई गईं जो सिंगला एप्लीकेंट्स के पक्ष में थीं, उनको प्राथमिकता दी जाने लगी। और धर्म के मामले में? नया संविधान बना, उसमें ये भी लिख दिया गया कि सरकार का कर्तव्य होगा कि वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दे और उसे बढ़ावा दे। अब इन सब कदमों का मिला-जुला असर क्या हुआ? तमिल लोगों को लगने लगा कि वो इस देश में पराए हैं। जाहिर है, उनमें तो बहुत नाराजगी बढ़ी होगी, एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन, अलगाव की भावना। बहुत ज्यादा। श्रीलंकाई तमिलों को महसूस होने लगा कि उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनके राजनीतिक अधिकार, नौकरियों में मौके, हर जगह उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें लगा कि कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो सिंघला लीडरशिप वाली है, वो उनकी बात सुनने को, उनके हितों को समझने को तैयारी नहीं है। और जब ऐसी फीलिंग घर कर जाए तो फिर क्या होता है? इस बढ़ते हुए अलगाव ने क्या शक्ल ली?
शुरुआत में तो तमिल लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई, अपनी मांगें रखीं, संघर्ष शुरू किया। वो क्या मांग रहे थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उनके इलाकों को ज्यादा ऑटोनॉमी मतलब क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, शिक्षा और रोजगार में बराबरी के मौके मिले। लेकिन क्या उनकी मांगे मानी गई? नहीं, उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया गया। खासकर जो रीजनल ऑटोनॉमी की मांग थी, उसे तो बार बार ठुकरा दिया गया। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि बात बिगड़ती चली गई। 1980s आते आते स्थिति बहुत खराब हो गई। कई सारे तमिल संगठन बन गए जो अब सिर्फ बराबरी या ऑटोनॉमी नहीं मांग रहे थे। वो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट हिस्से में, जहां तमिल आबादी ज्यादा थी, एक अलग देश, एक स्वतंत्र तमिल ईलम यानी तमिल राष्ट्र की मांग करने लगे। अलग देश की मांग? हाँ, और फिर जो दोनों समुदायों के बीच अविश्वास था, शक था, वो धीरे धीरे एक भयानक संघर्ष में बदल गया। और देखते ही देखते देश गृहयुद्ध, सिविल वॉर की चपेट में आ गया। ये तो बहुत ही दुखद कहानी है। इस गृहयुद्ध का अंजाम क्या हुआ? अंजाम बहुत भयानक था। हजारों हजार लोग मारे गए, दोनों तरफ के। लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा, शरणार्थी बनना पड़ा। कितनों की रोजियां छिन गईं, जिंदगियां बर्बाद हो गईं। देश की इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, हर चीज पर इसका बहुत ही बुरा, विनाशकारी असर पड़ा। और ये चला कब तक? ये सिविल वॉर कई दशकों तक चला। आखिर में 2009 में जाके खत्म हुआ। लेकिन जो जख्म लगे, वो शायद आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। तो ये दो कहानियां, बेल्जियम और श्रीलंका, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों लोकतांत्रिक देश, दोनों के सामने विविधता की चुनौती। बिल्कुल, लेकिन एक ने रास्ता चुना आपसी सम्मान का, बातचीत का, साझेदारी का। नतीजा क्या हुआ? देश एकजुट रहा, शांति रही। और दूसरे ने रास्ता चुना बहुसंख्यक के दबदबे का, दूसरों को नजरअंदाज करने का। नतीजा, देश गृहयुद्ध की आग में जल गया, बर्बाद हो गया। पर यह हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है कि आखिर ये सत्ता की साझेदारी, ये पावर शेयरिंग इतनी जरूरी क्यों है? क्यों ये इतनी वांछनीय है? इसके पक्ष में मोटे तौर पर दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क है जिसे कहते हैं विवेकपूर्ण या युक्तिपरक तर्क, प्रूडेंशियल रीजन। इसका क्या मतलब है? विवेकपूर्ण कारण का मतलब है वो तर्क जो नफे नुकसान, समझदारी और प्रैक्टिकल नतीजों पर आधारित हो। तो सत्ता की साझेदारी इसीलिए एक समझदारी भरा कदम है, प्रूडेंशियल है, क्योंकि यह समाज के अलग अलग समूहों के बीच जो टकराव हो सकता है, जो हिंसा हो सकती है, उसकी आशंका को कम करती है। हाँ, क्योंकि जब टकराव होता है तो राजनीतिक अस्थिरता आती है, वायलेंस होता है। बिल्कुल। तो पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल रखने का, स्थिर रखने का एक अच्छा कारगर तरीका है। ये बात तो श्रीलंका के उदाहरण से बिल्कुल साफ है। बहुसंख्यक अगर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं तो शायद उन्हें लगे कि थोड़े टाइम के लिए फायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में, लंबे समय में ये देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। एकदम। और ये भी याद रखना जरूरी है कि बहुसंख्यकवाद का जो अत्याचार है, उसका नुकसान सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं होता। अक्सर इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है, जिसमें बहुसंख्यक भी शामिल होते हैं। अस्थिरता, हिंसा, आर्थिक नुकसान, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये तो हुआ समझदारी वाला तर्क, प्रूडेंशियल रीजन। दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क जो है वो ज्यादा बुनियादी है, वो एक नैतिक तर्क है, मॉरल रीजन। नैतिक मतलब? ये तर्क कहता है कि सत्ता की साझेदारी अपने आप में एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये लोकतंत्र की मूल भावना है। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? कि शासन में उन लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए जो उस शासन से प्रभावित होते हैं, जिन्हें उसके नतीजों के साथ जीना है। अच्छा, मतलब लोगों को ये जानने का, ये कहने का हक है कि उन पर रूल कैसे किया जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छे नतीजों जैसे शांति या स्थिरता की बात नहीं है। ये अपने आप में एक सही सिद्धांत है। एक लेजिटिमेट सरकार, एक वैध सरकार वही मानी जाती है जिसमें नागरिकों को लगे कि हाँ, हमारी भी भागीदारी है सिस्टम में, हमारा भी कुछ स्टेक है, कुछ दांव पर लगा है। तो विवेकपूर्ण तर्क देखता है परिणाम और नैतिक तर्क देखता है प्रक्रिया और सिद्धांत को। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं विवेकपूर्ण तर्क स्थिरता और शांति जैसे नतीजों पे जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क खुद सत्ता के बंटवारे को, पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल वैल्यू, एक अनिवार्य मूल्य मानता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, अच्छी क्यों है। अब जरा ये देखते हैं कि ये साझेदारी असल में होती कैसे है, इसके रूप क्या क्या हो सकते हैं।
स्रोत बताते हैं कि इसके कई अलग अलग तरीके हैं। हाँ, कई तरीके हैं। एक जो सबसे कॉमन तरीका है वो है सत्ता का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिज वितरण। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल पर? हाँ, इसमें सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो न्याय करती है, ये सब एक ही लेवल पर होते हैं और अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और इसका फायदा ये है कि कोई एक ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाता, वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। बिल्कुल, जैसे अदालतें हैं वो सरकार के कामों पर या संसद के बनाए कानूनों पर नजर रख सकती हैं, उनकी समीक्षा कर सकती हैं। ठीक है, ये हुआ हॉरिजॉन्टल। दूसरा तरीका? दूसरा रूप है सत्ता का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें पावर ऊपर से नीचे अलग अलग लेवल्स पर बंटी होती है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ है सेंटर, स्टेट, लोकल। हाँ बिल्कुल, जैसे पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार या फेडरल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे राज्यों की या प्रांतों की सरकारें, और फिर उनके भी नीचे लोकल गवर्नमेंट्स जैसे नगर पालिका या पंचायतें। ये वाला मॉडल हमने बेल्जियम में देखा था, जहां राज्यों को काफी ताकत दी गई थी। हाँ, और श्रीलंका में इसी मॉडल को न मानने के कितने गंभीर परिणाम हुए वो भी हमने देखा। इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या संघीय ढांचा भी कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और क्या तरीके हैं? तीसरा तरीका है पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स यानी सामाजिक समूहों के बीच बांटना, जैसे कि धार्मिक समूह या भाषाई समूह। जैसे बेल्जियम की वो कम्युनिटी गवर्नमेंट? हाँ, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका एक बहुत ही अच्छा और यूनिक उदाहरण है, जो भाषा और संस्कृति के मसलों को देखती थी। हमारे देश में भी तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे पिछड़े वर्गों के लिए या महिलाओं के लिए विधानसभाओं और संसद में सीटों का रिजर्वेशन होता है। बिल्कुल सही, ये भी इसी का एक रूप है। ये तरीके इसलिए अपनाए जाते हैं ताकि जो समूह समाज में कमजोर रहे हैं या हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, उन्हें भी सत्ता में, शासन में एक फेयर शेयर, एक उचित हिस्सेदारी मिल सके। ठीक है, और चौथा तरीका? चौथा रूप है पावर शेयरिंग का पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच, यानी राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, लोकतंत्र में सत्ता किसी एक पार्टी या एक नेता की परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सत्ता के लिए कंपटीशन होता है। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होता है, कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। जैसे गठबंधन सरकार कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। बिल्कुल, जैसे जर्मनी में अक्सर होता है। ये भी तो पावर शेयरिंग ही है, जहां सत्ता कई पार्टियों के बीच बंट जाती है। और इसमें वो प्रेशर ग्रुप्स वगैरह कैसे आते हैं, जैसे व्यापारियों के संगठन, किसानों के यूनियन? हाँ, वो भी, ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, किसानों के, मजदूरों के, ये भी सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, कभी लॉबिंग करके, कभी आंदोलनों से, कभी सरकारी कमेटियों में शामिल होकर। तो एक तरह से ये भी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। तो ये सब तरीके दिखाते हैं कि सत्ता किसी एक जगह बंद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि बटी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि सत्ता की साझेदारी कितनी ज्यादा जरूरी है। बेल्जियम और श्रीलंका के बिल्कुल अलग अलग अनुभव यही चीख चीख कर बताते हैं। हाँ, चाहे हम स्थिरता और शांति जैसे प्रैक्टिकल, विवेकपूर्ण कारणों से देखें, या फिर लोकतंत्र की आत्मा और नागरिकों की भागीदारी जैसे नैतिक कारणों से, पावर शेयरिंग जरूरी है। और हमने ये भी देखा कि जरूरत और हालात के हिसाब से इस साझेदारी के अलग अलग तरीके, अलग अलग रूप अपनाए जा सकते हैं। हाँ, सरकार के अलग अलग अंगों के बीच, सरकार के अलग अलग स्तरों पर, समाज के अलग अलग समूहों के बीच, या फिर राजनीतिक दलों और हित समूहों के बीच भी। इन अलग अलग व्यवस्थाओं को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये सराह सकें कि लोकतंत्र असल में काम कैसे करते हैं, कैसे वो इतनी सारी विविधताओं को अपने अंदर समेटते हैं, और क्यों कभी-कभी वो नाकाम भी हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, एक पहेली जो हमारे स्रोत सामग्री में दिए गए एक उदाहरण से जुड़ी है। ये कहानी लेबनान के शहर बेरूत से है, और एक नौजवान है खलील। हाँ, लेबनान में एक बहुत भयानक सिविल वॉर हुआ था। उसके बाद जब शांति हुई तो वहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं कठोर किस्म का पावर शेयरिंग एग्रीमेंट लागू किया गया। क्या था वो एग्रीमेंट? उसमें ये तय कर दिया गया कि देश का राष्ट्रपति हमेशा एक खास ईसाई समुदाय, मेरोनाइट से ही होगा,
प्रधानमंत्री हमेशा सुन्नी मुसलमान ही होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे ईसाई समुदाय ऑर्थोडॉक्स से होगा और पार्लियामेंट का स्पीकर हमेशा शिया मुसलमान होगा। मतलब पद ही बांट दिए गए समुदायों के बीच। अच्छा, ये तो बहुत ही फिक्स्ड अरेंजमेंट है। हाँ, अब ये जो नौजवान है खलील, वो इस सिस्टम से खुश नहीं है। वो कहता है कि ये क्या बात हुई, लेबनान को एक नॉर्मल डेमोक्रेसी बनना चाहिए जहां कोई भी चुनाव लड़े और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो नेता बने, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो। लेकिन उसके जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने वो भयानक सिविल वॉर देखा है, वो कहते हैं कि नहीं, यही समझौता है जिसने देश में शांति बनाई रखी है। ये सिस्टम भले ही अजीब लगे, अलोकतांत्रिक लगे, लेकिन इसी से शांति है। तो यहाँ एक बड़ा मुश्किल सवाल खड़ा होता है। हाँ, और वही सवाल हम छोड़ना चाहते हैं। क्या हमेशा एक सामान्य बहुमत पर आधारित लोकतंत्र ही सबसे अच्छा रास्ता होता है, या फिर शांति बनाए रखने के लिए कभी-कभी ऐसे जटिल और शायद पहली नजर में अलोकतांत्रिक लगने वाले सत्ता साझाकरण के समझौते जरूरी हो जाते हैं? क्या शांति की कीमत पर लोकतंत्र के आदर्शों से थोड़ा समझौता करना कभी-कभी ज्यादा समझदारी का काम होता है? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। शांति ज्यादा जरूरी है या लोकतंत्र का शुद्ध रूप? बिल्कुल, ये एक मुश्किल सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। पर इस पर सोचने से हमें सत्ता, शांति और लोकतंत्र के बीच जो जटिल रिश्ते हैं उनको समझने में मदद मिलती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।